तो वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये हमारा एलआरबी का नेक्स्ट सेशन है सारफेसी एक्ट का। फ्रेंड्स हम लोग सारफेसी एक्ट को डिस्कस कर रहे थे। ये हमारा सेशन नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सारफेसी एक्ट क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल जानकारी ले चुके हैं। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप पहले उसे देखिए, फिर इसे कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों ये थर्ड पार्ट है हमारा और इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी मान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट कैंसिल होगा तो उसकी क्या प्रोविज़न है, तो वो उन सभी के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले समझते हैं कि एक्विजिशन ऑफ राइट ऑफ इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट। तो देखिए दोस्तों, सिक्योरिटाइजेशन जो हमारा सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन होता है, इसमें दो स्टेजेस होते हैं। पहला क्या है कि पहले केस में आप फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर करते हैं, ठीक है, और फिर एन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट देयर इन। और दूसरा क्या है दोस्तों, आप सिक्योरिटी रिसिप्ट को इशू करते हैं किसके फेवर में, इन्वेस्टर के फेवर में, ताकि उससे आप मनी को रेज कर सकें। ठीक है, पहला फिर से समझिए। फर्स्ट स्टेज है दोस्तों एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड सेकंड स्टेप इज इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टर। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, अ सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन बाय अ सिक्योरिटाइजेशन कंपनी इज कंप्लीटेड इन डैश स्टेजेस दैट इज डैश अंडर सारफेसी एक्ट। तो दोस्तों ये दो स्टेज में होता है, हम लोगों ने देखा है। तो ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन सी करा है 3 स्टेज तो बिल्कुल गलत है। और दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि आप बैंक से एसेट को एक्वायर करते हैं और सिक्योरिटी रिसिप्ट का पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन और पेमेंट नहीं करते दोस्तों, सिक्योरिटी रिसिप्ट को इशू करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, एक्वायरिंग द एसेट फ्रॉम द बैंक एंड देन इशूइंग द सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। ओके, सो दीज आर द स्टेप विच आर इन्वॉल्व इन। कोई भी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी यदि है तो वो जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन करती है वो कैसे करती है, दो स्टेज में करती है। कि वो पहला क्या करती है कि जो फाइनेंशियल एसेट है उसे एक्वायर करेगी, ठीक है, और फिर क्या करेगी दोस्तों, और उसके बिहाफ में वो सिक्योरिटी रिसिप्ट को इशू करेगी। अब दोस्तों देखिए, अब हम लोग ये समझते हैं कि जो सिक्योरिटी रिसिप्ट है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसे एग्जम्पशन किसे किसे मिला है। तो जब भी कोई सिक्योरिटाइजेशन कंपनी या कोई रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सिक्योरिटी रिसिप्ट को इशू करती है, ठीक है, तो देखिए जो किसने इशू किया, तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ने इशू किया, और एक होल्डर भी तो होगा हमारा। तो जो होल्डर है उस सिक्योरिटी रिसिप्ट का, ठीक है, उसे वो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट मिलेगा फाइनेंशियल एसेट में, ठीक है। तो दोस्तों इस केस में हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उस सिक्योरिटी रिसिप्ट का हम लोग रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सिक्योरिटी रिसिप्ट है उसका रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट इन सभी केसेस में है। किस किस केसेस में? पहला केस है ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट, जिस केस में सिक्योरिटी रिसिप्ट का ट्रांसफ़र हो। और दूसरा केस है हमारा कि यदि सिक्योरिटी रिसिप्ट क्रिएटिंग हो, डिक्लेयरिंग हो, असाइनिंग हो, लिमिटिंग हो या एक्सटिंग्विशिंग हो, किसी को, किसी राइट को, किसी टाइटल को, किसी इंटरेस्ट को, ठीक है। तो इन दोनों केस में दोस्तों हमारा सिक्योरिटी रिसिप्ट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। पहला केस में हम लोग सिक्योरिटी रिसिप्ट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं और दूसरे केस में हम लोग सिक्योरिटी रिसिप्ट को क्रिएट कर रहे हैं, उसे डिक्लेयर कर रहे हैं, उसे असाइन कर रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन द सिक्योरिटी रिसिप्ट इज इशूड बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी टू अ QIB। अब देखिए ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट है वो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी किसे दे रही है? QIB। QIB क्या होता है दोस्तों? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, आपको पता होगा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जब भी कोई सिक्योरिटाइजेशन कंपनी सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू कर रही है QIB को, जिसके अंदर अनडिवाइडेड सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, तो क्या प्रोविज़न है सरफेसी एक्ट के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, यानी रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है या नहीं आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार इज मैंडेटरी। ऑप्शन बी कर रहा है रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस। ऑप्शन सी का रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑप्शन डी का रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड विद सेंट्रल रजिस्ट्री। तो देखिए दोस्तों, जब अभी मैंने बताया है कि जब अनडिवाइडेड, ये टर्म आना चाहिए अनडिवाइडेड, तो जब भी दोस्तों कोई भी सिक्योरिटी रिसिप्ट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के द्वारा इशू किया गया, किसे इशू किया गया, तो QIB को इशू किया गया। QIB क्या होता है? तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होता है। तो इस केस में जिसमें वो अनडिवाइडेड सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है सारफेसी एक्ट में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि जो हमारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन है उसे कैसे मेजर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मेजरमेंट का प्रोसेस है टू चेंज और टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ बोरोवर फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द बोरोवर, लैंडिंग एंड गेटिंग रिपेमेंट बाय रिलीजिंग द एसेट, टू सेल और लीज और पार्ट ऑफ अ होल ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर, रिशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट ऑफ डेट पेबल बाय द बोरोवर, और इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सारफेसी एक्ट। तो ये सब तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, कि ये सभी मेजर्स है एसेट रिकंस्ट्रक्शन करने का। तो क्वेश्चन आपके सामने है,
फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द एक्वायर्ड फाइनेंशियल एसेट बाय एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। दोस्तों एआरसी क्या होता है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी द अंडर सारफेसी एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल। देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि यदि मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है, और वो कौन एक्वायर कर रही है? कोई एआरसी कंपनी एक्वायर कर रही है सारफेसी एक्ट के अंतर्गत, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें से 4 ऑप्शन में से क्या अवेलेबल नहीं है? पहला कह रहा है टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर, यानी कि जो बोरोवर है उसके बिजनेस को टेक ओवर कर लेंगे, या जो बिजनेस है उसके उसे बेच देंगे या उसे लीज पे ले लेंगे, या नहीं तो जो डेप्ट पेमेंट है उसे रेसिड्यूल कर देंगे। और डी कर रहा है नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया नॉट अवेलेबल, इनमें से कौन सा अवेलेबल नहीं है? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा, ये सभी के सभी तो अवेलेबल है ना। आप ये भी कर सकते हैं, आप बोरोवर के बिजनेस के मैनेजमेंट को भी टेक ओवर कर सकते हैं, आप उसके बिजनेस को लीज पे लगा सकते हैं, या आप उसे रेसिड्यूल कर सकते हैं डेप्ट पेमेंट में। तो ये ऑल ऑफ द अबव आप कर सकते हैं, ठीक है, और ये सभी के सभी अवेलेबल है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ द रिजर्व बैंक टू डिटरमाइन पॉलिसी एंड इशू डायरेक्शन। अब रिजर्व बैंक की क्या पावर है कि वो पॉलिसी को डिटरमाइन करे और डायरेक्शन इशू करे? तो देखिए दोस्तों, कोई भी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी हो या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो, वो पैसा डिपॉजिट के वे में रेज नहीं कर सकती है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इन्फोर्सिंग सिक्योरिटी एज पर प्रोविजन ऑफ सारफेसी एक्ट, द सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मे itself acquired secured asset for use or resale if such resale is through a public auction. When the asset is acquired for reconstruction, there is limit of 5 years for asset. तो देखिए दोस्तों, पैसा रेज करने का तरीका डिपॉजिट नहीं है, तो और जो एआरसी है अपना, वो अपना एक्वायर कर सकती है सिक्योर्ड एसेट को अपने यूज़ के लिए या रीसेल के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के कंटेक्स्ट में? पहला, इट कैन अंडरटेक अनदर बिजनेस अदर देन सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन, यानी ये कोई और बिजनेस भी कर सकती है। दूसरा कर रहा है इट कैन रेज डिपॉजिट टू फाइनेंस एक्टिविटी, ये डिपॉजिट को रेज कर सकती है अपनी एक्टिविटी को फाइनेंस करने के लिए। तीसरा कर रहा है नॉर्मली द एसेट शुड बी रियलाइज विद इन 5 ईयर एज पर आरबीआई गाइडलाइन, और डी कर रहा है नन ऑफ द। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है कि एसेट का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन सी तो करेक्ट है, और दोस्तों वो कोई और बिजनेस बिल्कुल नहीं कर सकते, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये जो कह रहा है कि ये डिपॉजिट रेज कर सकती है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। अभी हम लोगों ने क्या देखा है, कोई भी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी कभी भी डिपॉजिट को रेज नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इट कैन नॉट रेज मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स, सो ऑप्शन बी इज आवर इनकरेक्ट, दैट्स वाई इट विल बी हर करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए, ये जो रीसेल होगा वो पब्लिक ऑक्शन के थ्रू होगा, और जब भी एसेट एक्वायर किया जाएगा रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, तो 5 साल का लिमिट है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। और जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है या रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसे परमिट किया गया है कि वो ट्रस्ट बना सकती है, और वो ऐसा ट्रस्ट होगा जो कि सिक्योरिटी रिसिप्ट को इशू करेगा, और इस ट्रस्ट का जो ट्रस्टशिप है वो उस एआरसी के कंपनी के हाथ में होगा। जब भी मैं एआरसी बोलूँ तो आप समझ जाइए कि मैं सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। और जब भी कोई एआरसी सिक्योरिटी रिसिप्ट इशू करेगी तो उसका डिटेल डिस्क्लोजर भी जो है उसे देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, डिटेल डिस्क्लोजर भी देना आवश्यक है। और दोस्तों जिस एसेट को कंपनी एक्वायर कर रही है यानी एआरसी एक्वायर कर रही है, उसका बैलेंस शीट उसका डिस्क्लोज करना आवश्यक है, ठीक है। देखिए बैलेंस शीट कहाँ होना चाहिए, बैलेंस शीट उस बैंक या एफआई के बैलेंस शीट में होना चाहिए, एड्रेस में होना चाहिए जहाँ से वो एक्वायर कर रही है। और दोस्तों एक और पॉइंट है, मेंटेनिंग ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ 15% ऑफ टोटल एसेट एक्वायर और कैपिटल ऑफ 100 करोड़ विच एवर इज लेस, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी जो है 15% का मेंटेन करना होगा। किसका, ये 15% किसका है, तो टोटल एसेट एक्वायर है उसका। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, What time period is available as per RBI guideline to a securitization or reconstruction company to realize an acquired financial asset under SARFAESI Act? अब मान लीजिए कोई एक्वायर्ड फाइनेंशियल एसेट है, उसे मान लीजिए कि रियलाइज़ करना है, तो आरबीआई के द्वारा कितना समय दिया गया है किसी एआरसी को? ऑप्शन ए कर रहा है कि टाइम जो है कंपनी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ऑप्शन बी कर रहा है मैक्सिमम 3 साल, ऑप्शन सी कर रहा है मैक्सिमम 5 साल, ऑप्शन डी कर रहा है फाइनेंशियल एसेट कंडीशन पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है ये मैक्सिमम है 5 साल, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ। तो दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है, 10% है। 10% किसका, तो 10% है टोटल एसेट एक्वायर का, यानी तो 100 करोड़ का, जो भी कम है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जो कि सिक्योरिटाइजेशन के लिए इनकॉर्पोरेट की गई है, वो सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटीज़ जो है सारफेसी एक्ट के बाद लेना चाहती है, तो उसके लिए एक सेपरेट कंपनी से इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इट इज़ डीम्ड टू हैव एक्वायर्ड द राइट टू अंडरटेक द सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी अंडर सारफेसी एक्ट। इट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई विद इन 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट।
यानी जब एक्ट का कमिटमेंट है उसके 6 महीना के अंतर्गत इसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरबीआई के साथ। और लास्ट का रहा है द एग्जिस्टिंग कंपनी डो नॉट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, यानी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसे आरबीआई से कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर से। ये समझिए बात को, जब भी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी जो कि सिक्योरिटाइजेशन के लिए इनकॉर्पोरेट की गई है और वो सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी लेना चाहती है, ठीक है, तो उसके लिए उसके आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 6 महीना। जब से उसने बिजनेस को कमेंसमेंट किया है उसके 6 महीना के अंतर्गत उसे आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर टेकिंग पोजीशन ऑफ ए सिक्योरिटी अंडर सारफेसी एक्ट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू इश्यू नोटिस टू बोरोवर अंडर प्रोविजन ऑफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी कोई बैंक जो है किसी सिक्योरिटी का पोजीशन लेती है सारफेसी एक्ट के अंतर्गत, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका पोजीशन है तो उसे बैंक को, जो बोरोवर है उसे बैंक को एक नोटिस इशू करना पड़ता है। तो क्वेश्चन पूछा गया, ये जो नोटिस इशू किया जाता है वो सारफेसी एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये आप लोग याद रखिए कि ये जो नोटिस 60 डे का टाइम पीरियड होता है और है सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 ऑफ सारफेसी एक्ट, ठीक है। तो ये नोटिस 16 डेज पहले देना होता है बिफोर टेकिंग पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सारफेसी एक्ट बिफोर टेकिंग पोजीशन अ डैश नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द बोरोवर, यानी जो नोटिस दिया जाता है बोरोवर को वो कितने दिन का होता है, तो वो होता है 60 डेज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द 60 डे नोटिस इज गिवन टू द बोरोवर बिफोर टेकिंग पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी। अब देखिए इस रूलिंग के बाद एक अमेंडमेंट आया एक्ट में। अब देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने सेक्शन 13(2) देखा, ठीक है। अब सेक्शन 13(3) ये क्या कहता है कि यदि बोरोवर को नोटिस मिल गया, ठीक है, और यदि वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा तो सिक्योर क्रेडिटर को वो कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, और उसे 1 वीक के अंदर बोरोवर को दोबारा कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसका जो भी ऑब्जेक्शन है उसके पैसिफाई करके, ठीक है। तो बोरोवर को ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आखिर आपका जो ऑब्जेक्शन है उसे मैं क्यों नहीं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, यदि बोरोवर ने ऑब्जेक्शन रेज किया है जो भी बैंक सिक्योरिटी को पॉजेस कर रही है, तो बैंक को रिप्लाई कितने दिनों में देना होगा सारफेसी एक्ट के अंतर्गत, तो ये 1 वीक का समय मिलता है बैंक को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों ये क्लियर हो गया। अब हम लोग जरा मिसलेनियस प्रोविजन पे देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मिसलेनियस प्रोविजन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर है रूल बनाने से, ये देखते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है किसी एक्ट में, तो रूल को जो है ऑब्वियस सी बात है, तो नियम है कि जब भी कोई नियम बनेगा, जब भी कोई लॉ बनेगा, तो 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस है, वहाँ पे रखना पड़ता है। और जब भी इसका सेशन होता है 30 दिन तक इसे रखना पड़ता है, और दोनों हाउस जो है वो रूल से एग्री हो जाना चाहिए, और तभी उसमें मॉडिफिकेशन या कोई अल्टरेशन वो कर सकती है, ठीक है। तो ये जो रूल है वो वैलिडिटी तभी कहला जाएगा जब वो दोनों हाउस में डिसाइड हो जाएगा दोस्तों। इफ ऑलरेडी मेड रूल आर मॉडिफाइड और कैंसिल देन एनी एक्ट डन विच कैन अंडर द देन एग्जिस्टिंग रूल डज नॉट गेट वैलिडेटेड नोटिफाइड इन एनी वे। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल फ्रेम किया गया है सारफेसी एक्ट के अंतर्गत वैलिड कब होगा। पहला ऑप्शन है, दे आर नोटिफाइड बाय द गेजेट, द कंपनी अथॉरिटी अप्रूव द अथॉरिटी, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव द रूल, एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों बोथ द हाउस, ये हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल वैलिड तभी होता है जब दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने उस रूल को अप्रूव कर दिया है, ये तो पता होगा आपको। चलिए अब जरा लिमिटेशन देखते हैं। तो देखिए जो भी एक्शन लिया गया सिक्योर क्रेडिटर के द्वारा किसके अगेंस्ट, सिक्योरिटी के अगेंस्ट सारफेसी एक्ट के अंतर्गत, तो उसे लिया जाएगा लिमिटेशन के अंतर्गत एज पर सेक्शन 36 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 36 के अंतर्गत। दैट मीन्स द एक्शन हैज़ टू बी टेकन विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन एरोज। तो जिस दिन एक्शन का कॉज हुआ उसके 36 महीना यानी 3 साल के अंतर्गत उसका लिमिटेशन पीरियड है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, द कॉज ऑफ एक्शन एरोज ऑन अ लोन रिकवरी अबाउट 4 ईयर बैक। समझिए बात को, एक जो कॉज ऑफ एक्शन था वो किसी लोन पे 4 साल पहले था, ठीक है, और बैंक क्या करना चाह रही है कि उस सिक्योरिटी को बेचना चाह रही है, तो क्या करेगी। ऑप्शन ए कह रहा है कि बैंक विल हैव टू गिव नोटिस टू द पोजीशन एंड देन प्रोसीड, यानी बैंक को जो है नोटिस देना पड़ेगा पोजीशन का और प्रोसीड करना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि बैंक को जो है जो भी प्रोसीड्यूर है उसे कंप्लाई करना पड़ेगा, बैंक एक्शन इनिशिएट नहीं कर सकती है, और बैंक इनिशिएट एक्शन करेगी सिविल कोर्ट के परमिशन से। तो दोस्तों याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस अकाउंट का लिमिटेशन था 3 साल का, आप देख सकते हैं, लेकिन ये 4 साल हो गया, ठीक है, वो एक्सपायर हो गया, तो इसके लिए सारफेसी एक्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सारफेसी एक्ट का लिमिटेशन कितना है, तो 3 साल है, और ये एग्जाम्पल आपके सामने है उसमें 4 साल दिया हुआ है, इसलिए ये वाला जो केस है एक्शन आप नहीं सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑन अ पार्टिकुलर पॉइंट द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अंडर सारफेसी एक्ट डिफर। अब मान लीजिए एक ऐसा समय है, आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑलरेडी पढ़ चुका है और एक सारफेसी एक्ट आप देख सकते हैं। हाइपोथिकेशन केस में सारफेसी एक्ट लगता है, आपको पता होगा, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी केस में हमारा मॉर्गेज सब में लगता है। तो यदि मान लीजिए कि दोनों डिफर कर रहा है तो क्या होगा? पहला कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्रिवेल करेगा, दूसरा कह रहा है कि सारफेसी एक्ट प्रिवेल करेगा, तीसरा कह रहा है कि जो सिविल कोड का डिसीजन होगा वो प्रिवेल करेगा, और चौथा कह रहा है कि डीआरटी का डिसीजन प्रिवेल करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये एक कंसेप्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी असहमति बनेगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और सारफेसी एक्ट में, तो सारफेसी एक्ट का प्रोविजन ही अप्लाई होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपके लिए सेग्रीगेट करके ला रहा हूँ आपके मैक्मिलन बुक से। यदि आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हैं तो निश्चित रूप से आप एलआरबी में अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पीडीएफ की इंपॉर्टेंट को आप समझ सकते हैं। यदि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, और ये एक पेड पीडीएफ है। तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सारफेसी एक्ट इन सर्टेन केसेस। अब किन केस में हम लोग सारफेसी एक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आइए ज़रा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन 31 में कहा गया है कि एक्सक्लूजन कहाँ है। पहला है लीन ऑन एनी गुड, मनी और सिक्योरिटी गिवन बाय अंडर। देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पता होगा, उसके अंदर आता है लीन। किसी भी गुड पे कोई लीन मार्क हो, या किसी मनी पे लीन मार्क हो, या सिक्योरिटी हो, ठीक है, या सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंतर्गत हो, तो उस पर हम लोग सारफेसी एक्ट नहीं लगा सकते। उसके बाद कोई प्लेज हो, प्लेज किसका हो, मूवेबल का हो, ठीक है, और ये इसमें भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत हो, उसमें भी नहीं लगा सकते। उसके बाद सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसी वैसल पे क्रिएट किया गया हो तो भी वहाँ भी नहीं लगा सकते। किसी एयरक्राफ्ट पे सिक्योरिटी क्रिएट किया गया हो वहाँ भी नहीं लगा सकते। कोई कंडीशनल सेल हो, हायर परचेजिंग हो या लीज हो, वहाँ भी नहीं लगा सकते। और अनपेड सेलर का कोई राइट हो वहाँ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। और सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिंग रिपेमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़, ठीक है, तो वहाँ भी हम लोग नहीं लगा सकते। एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं लगा सकते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। और जिसमें अमाउंट ड्यू जो है वो लेस देन 20%, समझिए जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है, 1 लाख का 20% 20,000 हो गया, तो जो अमाउंट ड्यू है वो बची 20,000 है या 20,000 से कम है, तो वहाँ भी हम लोग सारफेसी एक्ट नहीं लगा सकते। तो ये सब कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक नोटिस मिला ऑन रिसिप्ट ऑफ अ नोटिस ऑफ पॉइजन फ्रॉम द बैंक अंडर सारफेसी एक्ट, द बोरोअर रिपेड अ मेजर पोर्शन ऑफ द लोन अमाउंटिंग टू अबाउट 81% ऑफ प्रिंसिपल। तो बोरोअर ने क्या किया कि उसे नोटिस मिला और उसने 81% प्रिंसिपल अमाउंट का 81% पैसा उसने जमा कर दिया। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि बैंक जो है पॉइजन से कंटिन्यू करेगा और रिकवर कर लेगा जो बाकी 19% है सारफेसी एक्ट के अंतर्गत। दूसरा कह रहा है कि बैंक को डीआरटी का डायरेक्शन देखना पड़ेगा ताकि वो बाकी पैसा सारफेसी एक्ट से वापस ले पाए। तीसरा कह रहा है कि बैंक सारफेसी एक्ट से कंटिन्यू नहीं कर सकता, और चौथा कह रहा है नन ऑफ दैट। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था कि ऑलरेडी वो 81% पैसा आप जमा कर चुका है, तो 19% पे सारफेसी एक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि सारफेसी एक्ट 20% से कम पैसा पे नहीं लगता, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सारफेसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। आपके सामने कुछ केसेस दी गई हैं, इन पर आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे सारफेसी एक्ट लागू नहीं होता है। पहला कह रहा है क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन एनी वेसल, तो ये बिल्कुल देखा है हम लोगों ने। प्रॉपर्टी नॉट लायबल फॉर अटैचमेंट और सेल, ये भी होता है दोस्तों। राइट और अनपेड सेलर अंडर, ये भी होता है। ऑल ऑफ द उसका करेक्ट आंसर होगा। इन सभी केसेस में सारफेसी एक्ट आप नहीं लगा सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर सर्टेन सिक्योरिटीज, सर्टेन लोन्स दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ सारफेसी एक्ट सच एज लीन, प्लेज एक्सेट्रा अंडर सेक्शन डैश ऑफ सारफेसी एक्ट। अब बताइए कौन कौन सा सिक्योरिटीज़ है, कौन कौन सा लोन है जो कि सारफेसी एक्ट के पर्व्यू से एक्सक्लूडेड है। जैसे लीन, ये किस सेक्शन में आता है? तो दोस्तों ये सेक्शन 31 में आता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस। तो सेक्शन 30 में क्या कहा गया है कि जो भी ऑफेंस होगा सारफेसी एक्ट के अंतर्गत, तो वो ऑफेंस का कॉग्नाइजेंस कौन लेगा? तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लेगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेगा, जो फर्स्ट क्लास का होगा। इस रैंक से बिलो कोई भी कोर्ट इस पे ऑफेंस पे कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, नो कोर्ट बिलो रैंक ऑफ डैश कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सारफेसी एक्ट। तो हम लोगों ने देखा है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो फर्स्ट क्लास का, उसके नीचे कोई भी सारफेसी एक्ट का जो भी ऑफेंस है उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। नेक्स्ट है हमारा ऑफेंस। ऑफेंस क्या क्या हो सकता है? ऑफेंस कब होगा? तो यदि मान लीजिए कोई पर्सन कॉन्ट्राविन करे या कॉन्ट्राविन करने का अटैम्प्ट करे या वो कॉन्ट्राविन करे, ठीक है, तो इन सभी केस में वो ऑफेंस क्रिएट कर रहा है दोस्तों। तो देखिए अब मान लीजिए क्वेश्चन है, इफ ए पर्सन कॉन्ट्राविन्स और अटेम्प्ट टू कॉन्ट्राविन और अवॉइड द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सारफेसी एक्ट, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ। अब देखिए क्या प्रोविजन है, फाइन कितना मिलता है, ठीक है दोस्तों, वो देखिए। तो देखिए फनिसेबल विद इम्प्रिजनमेंट होता है टर्म विच में भी एक्सटेंडेड टू 1 ईयर और विद अ फाइन और बोथ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यदि वो कॉन्ट्राविन करता है तो उसे इम्प्रिजमेंट किया जाएगा 1 साल तक, या फाइन होगा या दोनों होगा, ठीक है।
और यदि मान लीजिए कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है उससे यदि नॉन कॉम्प्लायंस होगा तो क्या है, ये तो पता ही होगा। सारफेसी एक्ट का सेक्शन नंबर 12 कहता है कि आरबीआई जो है वो स्टैट्यूटरी एम्पावर्ड है कि वो डायरेक्शन इशू करेगा किसी एआरसी को या एआरसी को। और यदि कोई कंपनी फेल टू कंप्लाई, यदि मान लीजिए आरबीआई ने कोई डायरेक्शन इशू किया और कोई कंपनी उससे कंप्लाई करने से फेल कर गई तो उसे पनिशेबल होता है दोस्तों 5 लाख रुपीज़ से, ये फाइन है, ठीक है। और यदि वो कंटिन्यू करता रहा ऑफेंस तो एडिशनल फाइन है 10,000 रुपीज़ पर डे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्वेश्चन यही पूछा गया है कि फ़ाइन कितना होगा। अभी मैंने बताया फ़ाइन है 5 लाख रुपीज़ और हर एक दिन के हिसाब से 10,000 रुपया देना पड़ेगा, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 12 सारफेसी एक्ट में उसका फ़ाइन कितना होता है। तो फ़ाइन कितना है दोस्तों, 5 लाख है, ठीक है। और ये पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा। चलिए ये तो क्लियर हो गया। और मान लीजिए कि चार्ज जो है सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे सेटिस्फाइड है और उसे रिपोर्ट करना है 30 डेज, किसके द्वारा, तो जो ड्यूटी टू रिपोर्ट द सेटिस्फैक्शन इज दैट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये किसका काम है, तो ये सिक्योर्ड क्रेडिटर का काम है। दोस्तों सेंट्रल रजिस्ट्री क्या होता है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अथॉरिटी दी गई है कि वो एक सेंट्रल रजिस्ट्री को सेटअप करे, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि वो फाइनेंशियल एसेट का सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन करेगा और उस पर क्या करेगा, सारफेसी एक्ट के अंतर्गत सिक्योरिटी इंटरेस्ट को क्रिएट करेगा। अब क्वेश्चन कहा गया है कि इनमें से कौन सेंट्रल रजिस्ट्री को सेटअप कर सकता है। तो हम लोगों ने देखा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है कि वो सेंट्रल रजिस्ट्री को सेटअप करेगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन। तो एक रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाएगा सेंट्रल रजिस्ट्रार में, ठीक है, जिसमें ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, क्रिएशन ऑफ सिक्योर इंटरेस्ट शैल बी मेंटेन। तो ये तीनों चीज़ मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड होगा दोस्तों वो कंप्यूटर में होगा या फ्लॉपीज़ में होगा या डिस्क में होगा या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। और जो भी एंट्री इसमें डाला जाएगा वो सेंट्रल रजिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए डाला जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से कौन कौन सा ट्रांजेक्शन को रजिस्टर करना होगा, तो अभी हम लोगों ने देखा है जो भी ऑप्शन ए बी सी डी, यानी जो फाइनेंशियल एसेट का सिक्योरिटाइजेशन है, जो फाइनेंशियल एसेट का रिकंस्ट्रक्शन है या जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट का क्रिएशन है, ये सभी के सभी, ठीक है दोस्तों। और कुछ और एक्ट है जिसके अंदर कुछ थिंग्स विच रिक्वायर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन थिंग्स एंड चार्ज। अब ये सब एक्ट आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। बाकी जो कुछ टॉपिक बचे हैं उसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। होपफुली ये लेसन आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।